द इंडियन हाउस वाइफ्स के इस नए एपिसोड में उन करोड़ों इंडियन हाउस वाइफ्स का स्वागत है जो बड़े अच्छे ढंग से अपने घर को संवारती हैं, बच्चों पर ध्यान देती हैं, घर में बुजुर्गों पर ध्यान देती हैं और बड़ा अच्छा कुछ नया सीखना भी चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि घर में एक खुशनुमा वातावरण जो बनता है जब कुछ शादियाँ वगैरह होती हैं, उसमें जो लेडीज़ जो हैं वो डांस वगैरह करती हैं, इट रियली क्रिएट्स ए वंडरफुल एटमॉस्फेयर। चलिए उनको जब देखते हैं डांस करते हुए और स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले लोकसभा में एक बिल जो है प्रोड्यूस किया गया और बिल पास भी हो गया है। हालांकि उसका अमल होने में भी 3-4 साल लगने वाले हैं। अच्छा है, उससे टाइम मिलने वाला है। आप में से कोई पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहती हों और आपकी ज़रूरत है इस बारे में, आपके जो 40 क्रॉस कर चुकी हैं महिलाएं हैं, दे कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। तो प्रशांत किशोर आपको हैं, बड़े कुछ आपको गाइडेंस देंगे। प्रशांत किशोर इज़ द पर्सन हु इज़ नाउ वेरी वेल नोन and he is supposed to be responsible for the victory of Modi ji in 2014। तो चलिए उनके मुँह से कुछ सुनते हैं, कुछ समझते हैं। कि शुरुआत कहाँ करें। सबसे बड़ी समस्या आपके मन में है कि शुरुआत कैसे करें और कहाँ से करें। बड़ा सिंपल सा एक आपको मैं बता रहा हूँ। राजनीति में आना है तो पहले तय कीजिए कि राजनीति कहाँ से करनी है। आपको जान के आश्चर्य होगा, 2/3 से ज़्यादा लोग जिनसे मैं मिलता हूँ उनको ये पता ही नहीं कि राजनीति करनी कहाँ से है। जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से करें, जहाँ पर रहते हैं वहाँ से करें, जहां पार्टी ने काम दे दिया वहां से करें, या जहां से टिकट मिलने की संभावना है वहां से करें। सबसे बड़ी समस्या यह है कि राजनीति आप करें कहां से। और तो अपने लिए क्षेत्र जरूर चुनिए। पार्टी से पहले, नेता से पहले, सबसे पहले ये चुनिए कि राजनीति करनी कहां से है और 10 साल में बनना क्या है। 10 साल का एक समय आप लेकर चलिए। संभव है कि आप वहाँ 3 साल में पहुँच जाइए, संभव है कि वहाँ 5 साल में पहुँच जाइए, लेकिन 10 साल का नज़रिया लेकर चलेंगे। क्षेत्र अगर आपने चुन लिया है
उसके बाद की प्रक्रिया है कि वहां पर पार्टी या नेता कौन सा चुनेंगे, और पार्टी और नेता वो चुनिए जिससे कि आपका अलाइनमेंट हो, वो मत चुनिए जो कि आपको टिकट देने वाला है। कोई नेता, कोई पार्टी आपको राजनेता नहीं बना सकती है। नेता तो आपको अपने क्षेत्र की जनता बनाएगी। एक बार आप कुछ नेता कुछ स्तर के बन जाते हैं तो पार्टियां या नेता जो हैं आपको चुनकर बड़ा प्लेटफॉर्म दे देती हैं, जिसको आप टिकट कहते हैं या संगठन में जगह समझ लीजिए आप। लेकिन वो बनाने की क्षमता, नेता बनाने की क्षमता किसी नेता में नहीं। गांव में लोग आपको पसंद करें, ये एकदम इट्स अ फंक्शन ऑफ योर ओन कैपेबिलिटी। लोग आपको पसंद करें ये तो आपकी क्षमता पे ही डिपेंड है। तो पहला काम तो क्षेत्र जरूर चुनिए कि कहां से राजनीति करना चाहते हैं। आइडियली वो जगह चुनिए जो आपकी जन्मभूमि हो, आपको एक नेचुरल एडवांटेज है वहां। अगर जन्मभूमि जहां आपकी है वहां से आप राजनीति नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां से आप माइग्रेट कर गए हैं या वहां वापस नहीं जा सकते हैं, तो अपनी कर्मस्थली जो है वो उसको अपना राजनीतिक का क्षेत्र बनाइए। समझिए कि आप देवरिया के हैं और आप दिल्ली में रहते हैं। अब आपके दिमाग में है कि देवरिया में विधायक बनना है और रहते दिल्ली में हैं, तो तय आपको ये करना है देवरिया से करें राजनीति या दिल्ली से करें। मेरा सुझाव बिल्कुल सिंपल है उसमें। अगर तो आप सोचते हैं कि 8 साल 10 साल के बाद भी आप देवरिया लौटेंगे तो देवरिया की राजनीति कीजिए। देवरिया की राजनीति आप दिल्ली में रहते हुए कर सकते हैं। ये क्लैरिटी आप दिमाग में रख के आइए। 10 साल का नजरिया लेकर आइए और 10 साल जो भी क्षेत्र चुना है, जिस पार्टी के लिए भी आप काम करते हैं, पार्टी का काम कीजिए, संगठन का काम कीजिए, लेकिन अपनी चिंता जरूर कीजिए। आपकी चिंता कोई दूसरा करने वाला नहीं। लोकतंत्र में लड़ना कोई बहादुरी का काम नहीं है, जीतना बहादुरी का काम है। आपको तय करना है कि किस कैटेगरी में लड़ें। एमएलए बने, एमपी बने, वार्ड पार्षद से शुरू करें, जिला पार्षद से शुरू करें, मुखिया बने। मेरे से लोग पूछते हैं, मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं और किसी के पास ये ज्ञान नहीं है जो ये बता सके कि कौन एमपी बनने लायक है और कौन एमएलए बनने लायक है। इसका ज्ञान तो आप ही को है और आप ही को करना पड़ेगा। किस कैटेगरी में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये तो तय आप ही को करना है। एक उसमें आपको गाइडलाइन दिए देते हैं। गाइडलाइन ये है कि जिस कैटेगरी के भी उपयुक्त आप अपने आप को मानते हैं, उससे एक कैटेगरी नीचे लड़िए। शुरुआत एक कैटेगरी नीचे कीजिए। अगर आपका वजन 65 किलोग्राम है तो आप 80 में लड़िएगा कि 60 में लड़िएगा? 60 में लड़िएगा। स्वर्ण पदक 60 में जीतिए या 80 में जीतिए, दोनों स्वर्ण पदक विजेता है। इसलिए जिस कैटेगरी में भी आप लड़के जीतने की क्षमता रखते हैं, उससे एक कैटेगरी नीचे लड़िए। ऐसा क्यों? एक तो आपकी जीतने की संभावना बढ़ेगी। दूसरा, अगर आप हार भी गए तो कम से कम आप अच्छा लड़े ये दिखना चाहिए। अगर आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है तो पहली लड़ाई आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। बहुत ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि अभी तो लड़ के देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। अगर आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है तो पहली लड़ाई तब लड़िए जब एकदम पूरी तैयारी आपकी हो गई हो। लोकतंत्र और चुनाव ट्रेन पर, स्टेशन पर खड़ा हुआ ट्रेन नहीं है जो कि छूट जाएगा। 5 वर्ष के बाद लड़िएगा, क्या हड़बड़ी है? लड़िए तब जबकि लोग इस बात को माने कि भाई बहुत अच्छा लड़ा। अगर नहीं भी जीता तो भी लोगों को लगे कि क्योंकि वो मुट्ठी आपकी खुल गई। जिस दिन लड़ गए आप, उस दिन आपकी मुट्ठी खुल गई। अगर आज आप आकर मुझे कहेंगे कि भैया हमारे साथ 20,000 लोग जुड़े हुए हैं, संभव है हम माने, संभव है न माने। लेकिन अगर आप चुनाव लड़े हुए हैं पहले और आपको 1400 वोट आया है तो हम तो जानते हैं कि आपको 1400 ही आपका समर्थन है। जब आप पॉलिटिक्स में एंटर होंगी तो ज़रूरी है आपको कुछ इंग्लिश बोलना समझना ज़्यादा आता हो। थोड़ा बोलना है तो बीच बीच में अच्छा रहेगा। और आजकल हिंदी से ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश का, थोड़ी हिंदी थोड़ा इंग्लिश। तो यूट्यूब पे एक चैनल है क्लैपिंग गो, तो उसमें आपको इंग्लिश सीखने के बारे में कुछ गुर सिखाए जाते हैं, इंग्लिश बोलने के बारे में कुछ गुर सिखाए जाते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो उनका देख लेते हैं, बाकी आगे से आप ज़रा खुद ही यूट्यूब पे ढूंढ के आप देखा कीजिए। चलिए देखते हैं।
Hey everyone, I'm Tulika. You know, I used to speak in broken English at the office. Maybe because I did my schooling in my local language, so my English was really bad. I couldn't understand where to use where to use the. Should I say would or could? It was all very confusing. I tried learning grammar from YouTube, I even read books. But trust me, learning theory is different from speaking in real life. I wanted to practice speaking English. I could have done that with my friends, but it was not comfortable for me. That is when I got to know about Clepingo. It is an easy, one-touch platform where you can practice one-on-one with your expert teachers. It is more like practicing in the form of conversations in real-life situations, where your experts can correct your mistake and make you better. There's no better way of learning English than practicing and speaking it. I would highly recommend Clepingo to anyone who wants to communicate with confidence and learn fluent English in the fastest way possible. आप सबकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट काम, एक हिस्सा है पेरेंटिंग। हालांकि आपके हस्बैंड भी पेरेंटिंग करते ही हैं, लेकिन आपका पेरेंटिंग दिन भर चलता है और बच्चों की परवरिश में जो है उनकी माँ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल कि बच्चा क्या बन रहा है, कैसे कर रहा है। तो पेरेंटिंग के बारे में कुछ टिप्स जो हैं अभी आप जो देखेंगे, तो वैसे तो आजकल यही है कि बच्चों को कुछ पिटाई विटाई ना की जाए। हालांकि माएँ तो ये सब काम कम करती थी। इसमें मोनोपोली तो फादर की हुआ करती थी, अब वो भी चेंज हो गए हैं। चलिए देखते हैं छोटा सा वीडियो। क्या करें कि आपका बच्चा आपकी बात ध्यान से सुने। ज्यादातर पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि मेरा बच्चा मेरी बात ध्यान से नहीं सुनता। जब भी आप आपके बच्चों को एडवाइस देंगे या फिर एडवाइस देंगे, ऊंची आवाज में यदि बात करेंगे तो आपके बच्चे आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। इसीलिए सबसे पहला काम है एज अ मदर, एज अ फादर, आपकी बात रखने से पहले, आपकी एडवाइस रखने से पहले बच्चे की बात को ध्यान से सुने। नंबर 2, वो सुनने के बाद हमें हमारे बच्चे को ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई चूज करने के लिए गाइडेंस देना है। बच्चे की सब बात पहले ध्यान से सुने एंड देन आफ्टर उसको ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी का गाइडेंस दे। मैं कहूं वो मानना जरूरी नहीं, बट ये 2 अच्छे ऑप्शन है, उसमें से तू जो भी चूज करे वो तेरा होगा। उस तरीके से यदि बच्चे को गाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे ना सिर्फ आपकी बात सुनेंगे, ना सिर्फ मानेंगे, बट उसे अपनाएंगे भी। विशिंग यू वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल पेरेंटिंग। अब देखते हैं कुछ किचन टिप्स, उसको कहेंगे वायरल की हुई किचन टिप्स। तो ये नॉट नेसेसरी कि ये हर चीज़ बिल्कुल 100% सही होगी, फिर भी आप देखिए, समझिए, आपको अच्छा लगे तो उनका इस्तेमाल कीजिए और देखने सुनने में कोई बुराई नहीं है। देयर आर वेरियस टिप्स। ये छोटी छोटी कभी कभी नुस्खे जो हैं काम भी आते थे। और आपने पहले देखा होगा, मान लीजिए बच्चे को कुछ बुखार भी है, तो दादी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कम फॉरवर्ड कि लेट मी ट्रीट हिम और हर। तो ये सुनते हैं अपने इनको, ये नुस्खे तरह तरह के हैं, लेट लिसन टू देम। ध्यान रखने योग्य काम की बातें, डेली काम आने वाली। नंबर 1, उबले आलू के छिलकों पर नमक लगाकर चांदी के बर्तन और पायल, बिछिया साफ करें। चांदी के बर्तन और जेवर चमक उठेंगे। नंबर 2, अगर फ्रिज में से बदबू आ रही है तो एक कटोरी में लकड़ी का कोयला भरकर फ्रिज में रखें, इससे फ्रिज में से बदबू गायब हो जाएगी। नंबर 3, दाल सब्जी में इमली या आमचूर न डालकर आंवला चूर्ण डालें, इससे बाल व आँखों को लाभ होगा। नंबर 4, अचार को खराब होने से बचाने के लिए लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें चम्मच गीला नहीं होना चाहिए। अचार निकालने के लिए हमेशा सूखे चम्मच का ही इस्तेमाल करें। नंबर 5, रोज़ मौसमी का जूस पीने से रक्त संचार सही ढंग से होता है। मौसमी का जूस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, ये शरीर को बीमारियों से भी बचाता है। नंबर 6, एप्पल की खीर बनाकर खाएं। अगर खून की कमी में चेहरे की रौनक बिल्कुल चली गई हो तो आप सेब की खीर बनाकर जरूर खाएं, थोड़े दिनों में आपकी गई हुई रौनक लौट आएगी। नंबर 7, छोटे बच्चों को नाश्ते में स्प्राउट, दूध, केला, सेब जरूर खिलाएं, इससे उनके शरीर की ग्रोथ अच्छी रहेगी और हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। नंबर 8, हरे धनिया की पत्तियां तोड़ने के बाद उनकी डंडियां फेंकें नहीं, छाया में सुखा कर रख लें। हरा धनिया ना हो तो इन डंडियों को पीसकर प्रयोग में लाएं। नंबर 9,
भिंडी पकाते समय सब्जी में 1 चम्मच दही डाल दें, भिंडी चिपकेगी नहीं। नंबर 10, अगर दाल का तड़का जल गया हो तो दाल में 2 से 3 चम्मच देसी घी डालकर मिला दीजिए। देसी घी की महक से दाल में जले हुए तड़के का टेस्ट छुप जाएगा और दाल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। नंबर 11, नमक मिले पानी से फर्श पर पोंछा लगाने से चींटियाँ और कीड़े मकोड़े नहीं होते। नंबर 12, जहाँ चींटियाँ ज़्यादा होती हों वहाँ हल्दी पाउडर या नमक फैलाकर डाल दें, चींटियाँ भाग जाएंगी। नंबर 13, चुटकी भर हल्दी व नमक डालकर कच्चा केला उबालने से केला काला नहीं पड़ता। जब भी आपको केला उबालना हो तो उसमें हल्दी और नमक ज़रूर डालें। नंबर 14, प्याज या लहसुन की गंध दूर करने के लिए चावल के पानी से हाथ धोना चाहिए। नंबर 15, ब्रेड स्लाइस सूख गई हो तो पानी उबालें और उस पर तार की जाली या चलनी रखकर ब्रेड स्लाइस रख दें। थोड़ी देर में ब्रेड ताज़ी जैसी नरम हो जाएगी। नंबर 16, सब्जी में मिर्च तेज हो जाए तो पके टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े काटकर सब्जी में मिलाकर थोड़ी देर पकाएं। नंबर 17, भिंडी काटते समय चाकू पर नींबू लगा लें, इससे भिंडी में लेस नहीं लगेगी। नंबर 18, इमली को सुखाकर नमक लगाकर गोला बना लें और एयर टाइट डिब्बे में रखें, साल भर तक इमली खराब नहीं होगी। नंबर 19, ढोकला पकाते समय थोड़ी सी पिसी काली मिर्च बुरक दें, स्वाद बढ़ जाएगा। नंबर 20, उड़द दाल को पकाते समय 1 उबाल आने के बाद हरे धनिया की पत्तियां काटकर डालें और कुकर का ढक्कन लगाकर पकने दें। ऐसा करने से दाल का स्वाद बढ़ जाएगा और खुशबू भी लाजवाब आएगी। नंबर 21, रायता बनाते समय उसमें नमक न डालें, बल्कि नमक रायते को बनाकर तब डालें जब रायता सर्व कर रहे हैं। ऐसा करने से आपका रायता खट्टा नहीं होगा और रायते का स्वाद भी बढ़ेगा। नंबर 22, आलू का पराठा बनाते समय आलू के मिक्सचर में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें। ऐसा करने से आलू के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, जिसे हर कोई खाना पसंद करेगा। नंबर 23, यदि आपका बीपी अचानक बहुत ही लो हो गया हो तो आप 1 कप कॉफ़ी या फिर थोड़ा सा नमक पानी में घोलकर पिएं, इससे बीपी नॉर्मल हो जाएगा। नंबर 24, ज़्यादा लाल मिर्च का सेवन करने से इंसान की उम्र कम होती है व लीवर आंतों पर इसका बुरा असर पड़ता है, इसलिए लाल मिर्च का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। नंबर 25, भरमा करेले बनाते समय मसाले में थोड़ा सा गुड़ मिला दें, भरमा करेले का स्वाद बढ़ जाएगा। नंबर 26, टमाटर का सूप बनाते समय सूखा पुदीना डाल दें, सूप बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। नंबर 27, इमली को सुखाकर नमक लगाकर गोले बना लें और एयर टाइट डिब्बे में रखें, साल भर तक इमली खराब नहीं होगी। नंबर 28, रायते पर 2-3 भुनी लौंग का चूर्ण बुरक दें, रायता बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। नंबर 29, अगर कोई डिश बेक होने से पहले ऊपर से जलने लगे तो उसके ऊपर धीरे से नॉन स्टिक स्प्रेड फॉइल का 1 टुकड़ा रखें और बेक करना जारी रखें। नंबर 30, अपने मक्खन को फ्रीजर में रखें और फिर इसे बेकिंग और पेस्ट्री के लिए कद्दूकस कर लें। यह आटे में आसानी से मिल जाता है और जल्दी पिघल जाता है। नंबर 31, अक्सर खाना बनाते समय हम अनुमानों का उपयोग करते हैं और जब तेल की बात आती है तो हम सीधा कंटेनर से अंदाज से तेल डाल देते हैं। नतीजतन कई बार खाने में तेल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए खाना बनाते समय तेल को सटीक अनुपात का उपयोग करें। नंबर 32, अगर आप किसी फूड अप्लायंस में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो एयर फ्रायर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो आपको 5 से 10 हज़ार की रेंज में मिल जाएगा और इसमें आप समोसे, कचौड़ी से लेकर चिकन, पनीर और पकोड़े भी 2 बूंद तेल में तल सकते हैं। नंबर 33, यदि दही वाली अरबी या दही वाले आलू बना रहे हैं तो उनमें नमक अंत में मिलाएं, जब ग्रेवी पककर गाढ़ी हो जाए। पहले नमक डालने से दही फट जाती है और सब्जी में दही का स्वाद भी नहीं आता है। नंबर 34, मटन को टेस्टी बनाने के लिए बेहतर होगा कि मटन को कच्चे पपीते के पेस्ट में मैरिनेट करके 10-15 मिनट तक रखें। इससे मसाले का फ्लेवर मटन के अंदर तक चला जाएगा और खाने में मसालों का स्वाद भी आएगा। नंबर 35, ग्रेवी के लिए मसाला पेस्ट बना रहे हैं तो उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, खसखस और भिगोए हुए बादाम डालकर पीस लें। तेल में धीमी आंच पर भून लें। पैन के तेल छोड़ने पर निकाल लें। ठंडा होने पर पेस्ट को फ्रिज में रखें। यह पेस्ट 1 सप्ताह तक खराब नहीं होता है। दोस्तों,
आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।